कैसे हैं आप सब। CTET का फॉर्म आ चुका है। उम्मीद है आप लोग भर भी दिए होंगे, कुछ बचे हुए भी होंगे तो भरते होंगे। तो इस संबंध में मैं आपको CTET का जो सिलेबस है उन सारी चीज़ों को टॉपिक बाय टॉपिक करके मैं बताते जा रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर आज हम विचार करेंगे और वह है वातावरण। वातावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रमुख टॉपिक है इसका। तो इस पर विचार करते हैं। वातावरण वातावरण इन्वायरमेंट। वातावरण दो शब्द से बना है। हम वातावरण को पर्यावरण भी कह सकते हैं। वातावरण का अर्थ पर्यावरण से है और पर्यावरण जो है यह दो शब्द से बना है। एक है परि और दूसरा है आवरण। परि और आवरण सामान्य सी बात है। परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। तो चारों ओर से जो ढका हुआ आवरण है उसको हम पर्यावरण कहेंगे। अर्थात हमारे चारों ओर जहाँ जीव जंतु निवास करते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, उन स्थान के चारों ओर जो एक आवरण है उस आवरण को हम पर्यावरण कहेंगे। हालांकि ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर CDP के अंदर जो हम लोग पर्यावरण पढ़ते हैं, ये पर्यावरण का संबंध बालकों से होता है, बच्चों से होता है। बच्चों के लिए किस तरह का पर्यावरण है ये वाला पर्यावरण और साइंस वाला पर्यावरण, इस दोनों में अंतर है। तो पर्यावरण के लिए अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। सबसे पहले एनास्टेसी जो है, एनास्टेसी इन्होंने इसे परिभाषित किया। उसके बाद जिसबर्ट, एक दूसरा नाम आता है जिसबर्ट, और एक तीसरा नाम आता है हॉलैंड एवं डगलस। हॉलैंड एंड डगलस, ये प्रमुख रूप से इन तीनों विद्वानों के नाम आते हैं जो कि पर्यावरण को परिभाषित करते हैं। एनास्टेसी, जिसबर्ट और हॉलैंड और तथा डगलस। पर्यावरण वह चीज है, पर्यावरण वह चीज है पर्यावरण वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। ये डेफिनेशन है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का। पर्यावरण वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। यह कथन है एनास्टेसी का। एनास्टेसी ने ये बातें कही है कि पर्यावरण वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। जिसवर्ट जो कि एक विद्वान है, जिसवर्ट, इन्होंने बताया है कि जो किसी एक वस्तु के चारों ओर, जो किसी एक वस्तु के चारों ओर घेरे हुए हो उसे हम पर्यावरण कहेंगे। जो किसी एक वस्तु को, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हो
तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता हो। तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता हो। उसे पर्यावरण कहते हैं। ये जो सिद्धांत है यह है जिस वर्ड का जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हो, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हो और उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता हो, हम उसे पर्यावरण कहते हैं। यह जिस वर्ड का कथन है। कथन पूछता है, क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा, ये कथन है और विकल्प दिए जाएंगे और विकल्प होंगे ये किसका है, जिस वर्ड का है, कि एनास्टेसी का है, कि हॉलैंड का है, कि डगलस का है। तो ये जो विकल्प है, इस विकल्प के आधार पर आपको वहाँ पर इसका आंसर देना होगा। तो जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हो तथा उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता हो, हम उसे पर्यावरण कहते हैं। ये जिसबर्ट महोदय का कहना है। और पर्यावरण वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। यह सिद्धांत है एनास्टेसी का। जीव जगत के प्राणियों के विकास, जीव जगत के प्राणियों के विकास, प्राणी का मतलब एनिमल्स से है, प्राणियों का विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य शक्तियों, परिस्थितियों एवं परिघटनाओं को पर्यावरण कहते हैं। ये सिद्धांत हैं हॉलैंड तथा डगलस के। हॉलैंड तथा डगलस। तो चलिए आज 3 सिद्धांत मैंने अभी आपको बताए। सबसे पहला सिद्धांत है जिसबर्ट का, दूसरा सिद्धांत है एनास्टेसी का और तीसरा सिद्धांत है हॉलैंड तथा डगलस का। ये याद रखना पड़ेगा इन सिद्धांतों को, क्योंकि ये सिद्धांत आपको पूछे जा सकते हैं। उसमें कहे जा सकते हैं कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हो और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता हो, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा जिसबर्ट ने ऐसा कहा है। दूसरी चीज क्या है? पर्यावरण वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? एनास्टेसी का। यानी एनास्टेसी के अनुसार पर्यावरण वह है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। पर्यावरण वह है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। और जिसबर्ट के अनुसार वस्तु के चारों ओर घेरे हुए वह चीज, वो अवस्थाएं जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, वह कहलाता है पर्यावरण। जबकि
इस परिप्रेक्ष्य में हॉलैंड और डगलस के विचार इन दोनों से कुछ ज़्यादा अच्छे और हमको लगता है कि विकसित विचार हैं। और जीव जगत के प्राणियों का विकास, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, प्रकृति अर्थात उसका नेचर, जो उसका नेचर हो जाता है, वो नेचर, उसका व्यवहार, बिहेव तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली जो शक्तियाँ होती है, वो शक्तियाँ, वो परिस्थितियाँ और वो परिघटनाएँ, ये सब मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण, उम्मीद है कि आप पर्यावरण के विषय में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब है कि पर्यावरण या वातावरण का क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पर्यावरण या वातावरण का ये प्रश्न है कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं। अधिकांश मामलों में ऐसा देखा गया है कि जीवों की उत्पत्ति और उस जीव के जो विकास है, उसके जो व्यवहार हैं, उसके अंदर जो चरित्र है, जो कैरेक्टर डेवलप हुआ, उसका जो शारीरिक गठन हुआ, उसकी जो रचना हुई, उसका जो कलर है, ये सारी चीज़ें वंशानुगत होती है, वंश के कारण होती है, आनुवांशिकता की वजह से होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पर्यावरण, जो वातावरण से हमें प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती है, और वातावरण का जो प्रभाव होता है वह प्रभाव भी बच्चों के विकास में आवश्यक माना जाता है। तो आइए हम चर्चा करेंगे वातावरण का प्रभाव। वातावरण के विषय में हम इसको परिभाषित हम कर ही चुके हैं कि वातावरण बाह्य कारक होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो कि बच्चों के विकास के लिए जरूरी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों का जो विकास होता है, तो विकास में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, एक उसकी आनुवांशिकता और दूसरा वातावरण। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आनुवांशिकी का, जेनेटिक्स का प्रभाव के विषय में बताया था। अब है वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का जो प्रभाव होता है, वातावरण का प्रभाव, यह प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले है शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक अंतर का प्रभाव। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वंशानुगत होते हैं। फर्स्ट में है वातावरण का जो प्रभाव है, वो फर्स्ट में है शारीरिक अंतर का प्रभाव। तो व्यक्ति के जो शारीरिक लक्षण होते हैं, यह मूल रूप से वंशानुगत होते हैं, आनुवांशिकी से प्रेरित होते हैं। लेकिन विभिन्न वातावरण में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं, जो उनके शरीर का, उनकी बनावट जो होती है, वह अलग अलग वातावरण में अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं, तो पहाड़ी क्षेत्र के जो मनुष्य होते हैं, उनके शरीर छोटे कद के और मजबूत होते हैं। इसके अपेक्षा जो स्थलीय क्षेत्रों में जो रहने वाले, प्लेन एरिया में, समतल क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके शरीर की लंबाई अधिक होती है और अपेक्षाकृत वह कम मजबूत होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से। तो हुआ शारीरिक अंतर, हुआ कि वातावरण का प्रभाव पड़ा कि जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ का वातावरण पहाड़ी है, वहाँ के लोग छोटे कद के होंगे। नेपाल में छोटे कद के लोग होते हैं और दूसरे स्थानों पर उससे बड़े कद के लोग होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य जगहों पर जो जिस तरह का परिवेश होता है, उस तरह के परिवेश के आधार पर लोगों के शरीर का गठन होता है, उसके शरीर की संरचना का विकास होता है। तो पहला है कि शारीरिक अंतर का प्रभाव वातावरण के प्रमुख प्रभावों में से एक है। उसके बाद है सेकेंड, प्रजाति की श्रेष्ठता। प्रजाति की श्रेष्ठता। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर के वह वातावरण से प्रेरित होता है। अर्थात बौद्धिक विकास
जो बौद्धिक श्रेष्ठता है, उस बौद्धिक श्रेष्ठता के लिए भी जरूरी है वातावरण का प्रभाव। व्यक्ति जिस सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिदृश्य में रहता है, जिस सांस्कृतिक क्षेत्र में रहता है, वहाँ की जैसी संस्कृति होती है, जैसी वहाँ की सामाजिक स्थिति होती है, जैसी वहाँ जिस तरह का वहाँ का सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है, उस तरह ही उस व्यक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से उसकी श्रेष्ठता अथवा तुच्छता का पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति बौद्धिक रूप से, चैतन्य रूप से अगर वह अधिक श्रेष्ठ है तो इसका मूल कारण उसका वातावरण भी हो सकता है। यद्यपि यह आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, लेकिन वातावरण का प्रभाव उसकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक, उसकी सामाजिक स्थिति में बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। वंशानुगत कारणों से सिर्फ शरीर की संरचना, आंतरिक संरचना और मस्तिष्क की संरचना का विकास तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा, उसके अंदर जो विश्लेषण की क्षमता होगी, उसके अंदर जो तर्क शक्ति का विकास होगा, उसके अंदर जो बौद्धिक चेतना का विकास होगा, उसके अंदर जो सामाजिक भावना का विकास होगा, उसके अंदर सहिष्णुता, भाईचारे एवं अन्य चीज़ों का जो विकास होता है, यह उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य की वजह से होता है, उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की वजह से होता है और उसके रहन सहन की वजह से होता है। तो प्रजाति की श्रेष्ठता का मूल आधार वातावरण का प्रभाव है। प्रश्न पूछ सकता है कि प्रजाति की श्रेष्ठता का आधार क्या है? आंसर हो जाएगा वातावरण। उसके बाद तीसरा है व्यक्तित्व। तीसरा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पर प्रभाव। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई महान व्यक्ति है, तो महान व्यक्ति के पुत्र को, उसकी संतान को यदि हम किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ की सामाजिक संरचना बहुत ही निम्न स्तर की हो, जहाँ की सांस्कृतिक संरचना, जहाँ का रहन सहन निम्न स्तर की का हो, तो उसके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम महान व्यक्ति को शिक्षित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वह महान नहीं बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि कोई भी महान व्यक्ति का पुत्र भी महान हो जाए। उसकी महानता उसके आनुवांशिकी में नहीं, उसके वंशागति में नहीं, उसके जेनेटिक्स में नहीं, बल्कि उसकी महानता वातावरण में रहने से, वातावरण के प्रभाव की वजह से होता है। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, उसके चरित्र का निर्माण वातावरण के आधार पर ही होता है। निर्धन स्थान पर जन्म लेने वाले व्यक्ति भी कठिन परिश्रम करके, अच्छे ढंग से मेहनत करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने बुद्धि का विकास करते हैं, अपने मस्तिष्क का विकास करते हैं, अपनी ज्ञान का विकास करते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसलिए यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है वह वातावरण के प्रभाव में होता है, अर्थात वातावरण व्यक्तित्व के विकास में प्रभावी घटक है, वह उसे प्रभावित करता है। उसके बाद है मानसिक विकास। मानसिक विकास यह मूल रूप से साबित हो चुका है कि एवेरोन नाम का एक बालक था। इस कहानी को आप लोगों ने सुना भी होगा कि एवेरोन, मैं लिख देता हूं एवेरोन। तो एवेरोन नाम का एक बालक था और इस बालक को शुरुआती दिनों में ही, यानी कि जब वह बालक बहुत ही छोटा था, प्रारंभिक अवस्था में ही उसे एक भेड़िया उठाकर ले गया और वह भेड़िया उसे जंगल ले गया और जंगल में वह जानवरों के साथ रहने लगा। लगभग 11-12 वर्ष की अवस्था में शिकारियों की उस पर नज़र पड़ी
और 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में उसे लाया गया, सामाजिक लोगों के बीच लाया गया, शिकारियों ने उसको पकड़ करके लाया। तमाम तरह की चेष्टाएं की गई, उसे शिक्षित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह असफल रहा। वह जानवरों की तरह चलता था, जिस तरह से जानवर चलते हैं, और जानवरों की तरह ही उसकी आकृति भी विकसित हो गई और वह बोलने का भी प्रयास जानवरों की तरह ही करता था। तो इस तरह से यह क्लियर हो चुका है कि अगर वातावरण अलग हो, डाइवर्ट हो जाए, अगर किसी दूसरे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर कि शिक्षा संभव नहीं है, जहाँ पर कि बौद्धिक चेतना का विकास नहीं हो सकता है, जहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं, अगर वहाँ बच्चों को रख दिया जाए तो निश्चित रूप से उसका मानसिक विकास नहीं होगा, उसका बहुमुखी चेतना का विकास नहीं होगा, वह बहुमुखी प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रतिभा के लिए भी बौद्धिक चेतना, मानसिक गतिविधि, व्यक्तित्व, चरित्र, व्यवहार, प्रकृति इत्यादि का निर्माण होना आवश्यक है। तो इन तमाम तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वातावरण प्रभावी है शारीरिक विकास के लिए, प्रजाति की श्रेष्ठता के लिए, व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने के लिए, यानी व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, मानसिक विकास के लिए, मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए वातावरण का, एक स्वस्थ वातावरण का होना आवश्यक है, एक अच्छे परिवेश का होना आवश्यक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे आनुवांशिकता और वातावरण का शैक्षणिक महत्व क्या है। तो आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए। उम्मीद है कि अच्छे ढंग से हम इसकी तैयारी करेंगे और अगले वीडियो तक आप वेट करें। धन्यवाद।